वो आता है, कोर्ट में दाखिल होता है, सिर से लेकर पैर तक काले पोशाक में ढका। उसकी आंखों की झलक भी बमुश्किल ही दिख रही थी। उसे देख सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके इर्द गिर्द इतनी सुरक्षा थी कि मानो कोई आतंकी या जल्लाद आया हो। असल में वो जल्लाद ही था। कोर्ट में जज के सामने उसने जो कहा, उसे सुनकर एक बार तो वक्त भी ठहर गया, क्योंकि उसका दावा था कि उसने 19 सालों में 100 से ज्यादा लाशों को ठिकाना लगाया है। आखिर कौन है ये जल्लाद? क्या है कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर का ये राज? तारीख 11 जुलाई 2025, जगह धर्मस्थला कर्नाटक। घटना कोर्ट में अपराधी की एंट्री। कर्नाटक के बेलथनगाड़ी कोर्ट में हर दिन की तरह लोग दलीलों और अपने केसों में व्यस्त थे, लेकिन अचानक कोर्ट परिसर थम सा जाता है। सब जहां थे वहीं खड़े रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो उनकी आंखों ने आज तक नहीं देखा था। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, हर तरफ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी। फिर अचानक पुलिस वैन से एक शख्स उतरता है, पूरी तरह काले कपड़ों से ढका हुआ। उसकी आंखें भी बमुश्किल ही दिख रही थी। सवाल उठे कि आखिर यह शख्स कौन है। वो कोर्ट रूम में दाखिल हुआ और उसने कोर्ट में जो बयान दिया, उसने पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया। उसने कोर्ट में दावा किया कि उसने अपने हाथों से सैकड़ों लाशें ठिकाने लगाई हैं। उसने उन्हें और उनसे जुड़े हर सबूत मिटा दिए हैं। इन लाशों में महिलाएं और बच्चियां भी शामिल हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि धर्मस्थला मंदिर का पूर्व सफाई कर्मचारी था। उसने बताया कि उसने जंगल में ले जाकर कई लाशों को दफनाया और साथ ही कई लाशों को उसने आग के हवाले कर दिया। सफाई कर्मी ने कबूलनामे में यह भी कहा कि दफन होने वाली लड़कियां वो थीं जिनके साथ शारीरिक शोषण हुआ था। वो शख्स यहीं नहीं रुका, उसके साथ आए वकीलों में से एक के कंधे पर एक काला बैग था। कोर्ट में मौजूद लोगों को लगा कि इसमें शायद दस्तावेज होगी, लेकिन जब वो काला बैग खुला तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैग में एक महिला के कंकाल थे। शख्स ने कहा कि सालों पहले इस महिला के शव को उसने दफनाया था, लेकिन आत्मग्लानि के चलते वो चैन से जी नहीं पा रहा था, इसलिए वो ये खुलासा कर रहा है। 100 से ज्यादा शव दफन। यह शख्स दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित धर्मस्थल मंदिर में सफाई कर्मचारी था, जहां हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। 3 जुलाई को शख्स ने वकीलों के जरिए एक बयान जारी कर दावा किया था कि मंदिर के अधिकारियों के दबाव में उसने सैकड़ों शवों को दफनाया है। सफाई कर्मी के बयान के बाद कर्नाटक में हलचल बढ़ गई, लेकिन स्थानीय पुलिस को तो जैसे सांप सा सूंघ गया। खुलासों से हैरान पुलिस अधिकारी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें करना क्या है। और फिर कोर्ट और पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी हैरान परेशान थे और सिर्फ सुलगते सवाल थे, क्योंकि लाशों का आंकड़ा बहुत ज्यादा था। इस खबर के सामने आते ही प्रशासन के साथ ही साथ कर्नाटक सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ये देश में हुई अब तक के अपराधों में सबसे बड़ा नजर आ रहा था। पुलिस की भूमिका पर उठते सवालों के बीच धर्मस्थल मंदिर के पास नेत्रवती मंदिर के किनारे और इससे लगे जंगलों का रहस्य एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इन जंगलों में लाशों को चोरी छिपे दफनाने की चर्चाएं पहले भी दबी जुबान में होती रहती थी। गायब होती बच्चियां, उठते सवाल। साल 2012 में एक 17 वर्षीय MBBS छात्रा की कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी। मृतका के परिवार वालों ने आरोपी का खुलकर नाम लिया, लेकिन अब तक कुछ सामने नहीं आया।
साल 2003 मणिपाल कॉलेज की छात्रा अनन्या अपने दोस्तों के साथ यहाँ आई थी, लेकिन कभी वापस नहीं लौटी। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली अनन्या की मां खुद सीबीआई में काम करती थी। वे कोलकाता से धर्मस्थल पहुंची, लेकिन पुलिस ने यह कहकर एफआईआर दर्ज नहीं की कि उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। उन्होंने मंदिर के धर्माधिकारी से मदद मांगी, लेकिन अगले ही दिन 3 लोगों ने उनके हाथ पैर बांधकर एक घर में बंद कर दिया। उन्हें इस शर्त पर छोड़ा कि वो यहां से जल्द ही चली जाएंगी। ऐसी कई घटनाओं की चर्चाएं इस इलाके में होती रहती हैं, लेकिन मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा और स्थानीय दबंगों के डर के चलते आज तक इनकी सच्चाई सामने नहीं आई। ऐसे में सवाल उठते हैं कि मंदिर के आसपास जंगल में कितने मानव कंकाल मिलेंगे? क्या एसआईटी इन लाशों को खोज पाएगी? क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा? क्या उनके परिवारों को उनके अवशेष सौंपे जाएंगे? बहरहाल सफाई कर्मी के खुलासे के बाद थोड़ी उम्मीद तो बनी कि अब सच्चाई से पर्दा उठेगा। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी गठित की है। एसआईटी मामले की फॉरेंसिक जांच, गवाहों की सुरक्षा, पुरानी गुमशुदगी रिपोर्ट और डीएनए मिलान जैसे काम करेगी। इस खुलासे ने कर्नाटक की नींव हिला दी है और सरकार के साथ प्रशासन की नींद भी। अब देखना होगा कि इस केस में आगे क्या अपडेट निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अब तक आपने देखा कि किस तरह इस पूरे घटनाक्रम में सरकार ने ये जांच एसआईटी को सौंपी। लेकिन क्या कोर्ट में मास्क मैन ने जो कुछ भी बयान दिया या फिर 100 से ज्यादा लाशों को दफनाने की कहानी बताई, उसमें क्या कुछ सच्चाई है? क्या एसआईटी को खुदाई के दौरान कुछ हाथ लगा भी या नहीं? क्या इस केस में धर्मस्थल मंदिर के प्रबंधक और पुजारियों पर कोई एक्शन होगा? राज गहरे होते जा रहे हैं और जवाब अब भी अंधेरे में है। कर्नाटक के धर्मस्थल गांव में कथित रूप से शवों को दफनाने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। डीजीपी और आईजीपी एमए सलीम ने इस पूरे मामले की जांच कर रही एसआईटी को निर्देश दिए हैं कि वो एक नई शिकायत की भी जांच करे, जिसमें आरोप है कि पुलिस ने एक लड़की का शव बिना केस दर्ज किए ही दफना दिया। दरअसल 4 अगस्त को धर्मस्थल पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में जयंत नाम के एक शख्स ने आरोप लगाया कि 2002 और 2003 के बीच गांव में सड़क किनारे एक 15 वर्षीय लड़की का शव पड़ा मिला था। पुलिस ने मामला दर्ज किए बिना, पोस्टमार्टम किए बिना ही उसे दफना दिया। वहीं धर्मस्थल के आसपास एसआईटी की खुदाई जारी है, लेकिन एसआईटी को अब तक सिर्फ 2 जगहों पर मानव कंकाल के अवशेष मिले। कहां-कहां मिले कंकाल? पहला अवशेष 31 जुलाई 2025 को साइट नंबर 6 पर मिला, जिसमें 15 हड्डियां थी, लेकिन कोई खोपड़ी नहीं थी। 4 अगस्त 2025 को साइट नंबर 11 के पास बंगल गुड्डे में एक ऊंचे जंगल क्षेत्र में मिला, जिसमें एक खोपड़ी और कुछ अन्य हड्डियां शामिल थी। इस तरह एसआईटी को अब तक 2 अलग-अलग स्थानों पर कंकाल अवशेष मिले हैं। धर्मस्थल के स्नान घाट के पास बंगला गुड्डे में कब्रिस्तान संख्या 11 और 12 की खुदाई करने वाली एसआईटी को मंगलवार को कोई कंकाल नहीं मिले। सूत्रों ने बताया कि कब्रिस्तान संख्या 13 की खुदाई बुधवार को की जाएगी। ये स्थल भी स्नान घाट के आसपास ही। शवों को निकालने की शुरुआत 29 जुलाई को शुरू हुई और अब तक ये खोज जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।